हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सप्रेम नमस्कार। कैसे हो? सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो? ठीक बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बेटा आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। अगर आपको अपनी लास्ट क्लास याद हो तो वहां पे हमने सीखा था कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कई गुना इनकम हमको बढ़ के मिलती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एग्जांपल दिया था कि बेटा मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी 100 रुपए, कि आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा कहीं इन्वेस्ट करे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए थी। उस 100 रुपए से बेटा मान लो अगर आपको 500 रुपए की एडिशनल इनकम जनरेट होती है, कि आपका डेल्टा आई था, क्या बच्चों? डेल्टा आई था 100, आपने कहीं 100 रुपए इन्वेस्ट करे और उससे आपको डेल्टा वाई 500 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई। इट मींस आपको 5 टाइम्स ज्यादा, आपको इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज्यादा इनकम मिली है। कि आपने इन्वेस्ट किए 100 रुपए और 5 टाइम्स ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, दैट इज 500 के बराबर आपको इनकम मिली। जो 5 हमारा आया था ना, इसी को हम लोग बोलते थे कि, या इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने मल्टीपल, कितने गुना आपकी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी बात को सुनो, मेरे शब्दों को सुनो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है कि आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट कितने मल्टीपल आपकी इनकम बन जाएगी। इट मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कुछ नहीं है, एक मल्टीपल है, एक वो वैल्यू है, एक वो मल्टीपल है जो बताएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतने मल्टीपल बन जाएगी। जितनी मल्टीपल, जितने गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, जितने गुना मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जितने गुना मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उस गुना को, उस मल्टीपल को ही मल्टीप्लायर बोलते हैं। देखो मल्टीप्लायर ना तो 100 है ना 500 है बेटा, मल्टीप्लायर की वैल्यू ये 5 है। कि बोलता है मैंने 5 गुना मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, 5 गुना मेरी इनकम बन के आ जाएगा, तो ये 5 ही मल्टीप्लायर है। समझ में आ गया? तो ये तो आपको पता है मल्टीप्लायर 5 है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि ये आया कैसे? ये 100 रुपए की इनकम थी, ये 500 बन कैसे गई? ये 5 गुना हो कैसे गई? मल्टीप्लायर का मीनिंग हमको पता है। अभी भैया आप लास्ट क्लास के बता रहे हो कि मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है। मल्टीप्लायर का मीनिंग पता है, कितने मल्टीपल हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 100 की इनकम 500 बनी कैसे? अरे ऐसा कौन सा जादू आ गया? अक्षय कुमार की स्कीम भी डबल करती है बस पैसा, कि 25 दिन में पैसा डबल। ये कौन सी स्कीम है कि यहां पे पैसा 5 गुना हो रहा है, 100 रुपए की इनकम 5 गुना बन रही है? तो यही स्कीम मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे देश में हम अगर कहीं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कई मल्टीपल बन के हमारे सामने आ जाती है। उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक बार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के मीनिंग को अगेन पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है। देन मैं आपको वर्किंग प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग किस प्रकार होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ मीनिंग आप जानते हो। पढ़ते हैं एक बार दोबारा इसके मीनिंग को अगेन, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक मिनट रुको, अबे हाँ क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम एज अ मल्टीपल ऑफ गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसके कितने मल्टीपल, उसके कितने गुना आपकी नेशनल इनकम बढ़ गई। कि मान लो अगर इन्वेस्टमेंट मेरी 100 थी और नेशनल इनकम मेरी 500 है, तो भैया जो नेशनल इनकम है ना मेरी, ये 5 गुना मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 गुना बढ़ गई और इस 5 को ही बोलता हूं मल्टीप्लायर। अगर ये वाली मीनिंग, ये वाला मीनिंग यहां से लेके यहां तक, अगर ये वाला मीनिंग याद ना आ रहा हो तो ऐसे बोल दो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम डेल्टा वाई टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई।
कि मल्टीप्लायर को हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई से भी शो कर सकते हैं, ये बात आप लोग जानते हो। तो मल्टीप्लायर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दोबारा बोलो, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो ये तो आपका मीनिंग था, आप जानते हो। अब उस स्कीम पे आते हैं जहां पर 100 रुपए अगर मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा तो वो 100 का 500, 100 का 500, 100 का 500 कैसे बनेगा, आओ उसको समझते हैं। देखो भाई, इसको समझने के लिए पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में हर देश में क्या होता है, इकोनॉमी में एक रूल है। वो रूल ये है कि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति की इनकम बनता है। एक्सपेंडिचर बाय वन पर्सन बिकम द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। ये इकोनॉमी का रूल है कि अगर मान लो ये कोई व्यक्ति है ए ने अगर इस व्यक्ति बी पर खर्च किए 500 रुपए, तो ए का अगर 500 रुपए खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से फूड लिया खाना और ए ने बी को क्या करे, कैश दिया, पैसे दिए, तो अगर ए के लिए 500 रुपए खर्चा है बिकॉज ए ले रहा है खाना और पेमेंट कर रहा है, तो भले ही वो ए के लिए एक्सपेंडिचर है बट एट द सेम टाइम वो बी के लिए 500 रुपए की इनकम है। तो एक इंसान के द्वारा किया गया खर्चा दूसरे इंसान की इनकम बनता है। अब बेटा मान लो बी जो है सी के पास गया और सी के पास जाकर लाता है क्लोथ, कपड़े, और बदले में देता है कैश, पेमेंट करता है। तो मान लो बी के पास 500 रुपए था, अगर वो 500 रुपए इस सी को पे करेगा तो अब बी के पास वाले 500 क्या बन गए, एक्सपेंस, और वो सी क्या बन गया, इनकम। फिर इसको सी खर्च करेगा आगे तो अगेन वो बन जाएगा सी का खर्चा और डी की इनकम। तो इकोनॉमी में एक के द्वारा किया गया खर्चा दूसरे की इनकम बनता है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप मुझे क्या पे कर रहे हो, फीस। तो फीस आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर। फीस आपके लिए क्या है, खर्चा। तो भले ही फीस आपके लिए एक्सपेंडिचर है, आपके लिए खर्चा है, लेकिन आपके द्वारा किया गया वो खर्चा, आपके द्वारा किया गया वो खर्चा, एक्सपेंडिचर मेरी इनकम है, बिकॉज पैसे मेरे को मिल रहा है। तो इकोनॉमी में एक के द्वारा किया गया खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम बनता है, एक के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर बिकम द इनकम ऑफ अदर पर्सन। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे, इसी नियम के बेस पे जो हमारी स्कीम थी कि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट 500 कैसे हुई, आओ उसको समझते हैं। उसके लिए हमको एक टेबल का निर्माण करना पड़ेगा। तो चलिए टेबल को बनाता हूं और टेबल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। यहां लिखा राउंड, राउंड के बाद लिखा मान लो मैंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर लिखा मान लो मैंने चेंज इन इनकम, फिर चेंज इन कंजम्पशन, और लास्ट चेंज इन सेविंग। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग। सिंपल सिंपल डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस। अब सुनो, फर्स्ट राउंड। अब पहले समझो मेरी कहानी को बहुत ध्यान से, राउंड वाउंड छोड़ो, समझो कहानी। बेटा मान लो सरकार को, हमारे देश की सरकार को, बेटा मान लो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जानते हो ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना है, और सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भाई सरकार की संपत्ति है, सरकार की एसेट्स है, सरकार की एक प्रकार की वो संपत्ति है, सरकार को सारा फायदा मिलेगा, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पे लोग आएंगे, वहां से इनकम जनरेट होगी। तो बेटा मान लो सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए, क्या बोला मैंने, सरकार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे। सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में खर्च करे। एक्चुअली वो खर्चा नहीं है, वो सरकार की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कल को सरकार को क्या देगी, रिटर्न देगी, सरकार को फायदा प्रदान करवाएगी। तो सरकार के द्वारा खर्च किए गए 100 करोड़ रुपए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो बेटा मान लो इन्वेस्टमेंट मेरी 100 रुपए से बढ़ गई, तो यहां पे आ गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए। अब मेरी बात को सुनो,
जैसे ही सरकार ने वो 100 रुपए इन्वेस्ट किए, उसी समय वो 100 रुपए दूसरे इंसान की इनकम बन गए। वैसे देखा जाए इन्वेस्टमेंट भी अपने आप में एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकम्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट भी अपने आप में क्या एक प्रकार एक्सपेंडिचर है। तो सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करे। जैसे ही सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च करे, अगले ही पल वो दूसरे लोगों की इनकम बन गए। कैसे? उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में लोग लगे होंगे, लेबर लगी होगी, इंजीनियर्स लगे होंगे, कच्चा माल आया होगा तो उसको सप्लाई करने वाले सप्लायर्स लगे होंगे, सप्लायर्स है, लेबर्स है, इंजीनियर्स है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने बोला सरकार ने उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस बिल्डिंग में 100 करोड़, इसका मतलब ये है जिन लोगों ने उस बिल्डिंग को बनाया, जो भी कच्चा माल आया, ये सारा पैसा उनके बीच बट गया। अगर मैं एक लेबर हूं, मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर योगदान दिया है, तो सरकार जो उसमें पैसा लगा रही है उसका सब मेरे को मिलेगा, उस स्टैच्यू को बनाने में योगदान मेरा गया है। तो सरकार, अगर हम ये बोलते हैं ना इसमें इतने रुपए लगे, इसका मतलब है उसको बनने में इतने रुपए लगे, जिन लोगों ने उसको बनाया ये सारे पैसे उनके पास गए। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जिन जिन लोगों ने बनाया, ये 100 करोड़ उनके बीच बट गया। जो जो उसमें पार्टिसिपेट किया, भले ही फिर वो लेबर हो, भले ही वो सप्लायर हो, भले ही वो कोई भी आर्किटेक्चर हो, इंजीनियर हो, जिन जिन लोगों ने उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में पार्टिसिपेट किया, ये 100 करोड़ उनके बीच बट गया और बोला गया कि 100 करोड़ की बिल्डिंग या स्टैच्यू बनकर तैयार हो गया। तो जैसे ही सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए, अगले ही पल जो भी लोगों ने उसमें काम किया था उनकी इनकम बन गई। मैंने भी काम किया था तो बेटा मान लो मेरे को भी 20,000 रुपए उसके मिल गए, और भी लोगों ने काम किया होगा तो उनको पैसा मिल गया। और पैसा मिलना क्या है? इनकम है। तो सरकार के लिए वो खर्चा है, लेकिन जिन लोगों ने उस बिल्डिंग को बनाया उनके लिए वो इनकम है। तो अगले ही पल जो 100 करोड़ क्या था, बहुत ध्यान सुनना है, जो 100 करोड़ क्या था, खर्चा था, अगले ही पल वो दूसरे व्यक्ति की 100 करोड़ की इनकम बन गया। मेरी बात तो समझो, जो 100 करोड़ खर्चा था, अगले ही पल वो दूसरे व्यक्तियों की 100 करोड़ की इनकम बन गया। बिकॉज सरकार के लिए भले ही वो खर्चा है, लेकिन जिन लोगों ने उसमें काम किया उनके लिए इनकम है। अब लोग करते क्या है, इनकम को या तो इंसान कंज्यूम करेगा या इंसान सेव करेगा। इनकम आइदर बी कंज्यूम आइदर बी सेव। तो क्या हुआ, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, मैं पहले बोल रहा हूं मेरी एजम्पशन है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि देश में जितने भी लोग हैं, मेरी बात को समझो, सुनो ध्यान से, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि देश में जितने भी लोग हैं वो कंजम्पशन कांस्टेंट रेट से करते हैं। मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि देश में जो भी इंसान पैसा कमा रहा है वो उस इनकम का 80% कंज्यूम कर रहा है और 20% सेव कर रहा है। ऐसा मैं मान चल रहा हूं कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनका एमपीसी, अरे बोलो ना, उनका एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 80% है। 0.88 मींस क्या, जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसका 80% वो खर्च कर रहे हैं, 20% वो सेव कर रहे हैं। तो यहां लिख दिया बेटा, मान लो मैंने कि हमारा एमपीसी है वो कितना है, वो है 0.8, या मैं ऐसे बोल दूंगा कि लोग 80% जो है खर्च कर रहे हैं और बाकी कितना बच गया फिर आपका 0.2, लोग जो है 0.2 सेव कर रहे हैं, या 20% लोग जो है अपनी सेविंग कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने मान लिया कि हमारा एमपीसी कितना है, बताओ। मैंने मान लिया कि एमपीसी 0.8 है और एमपीएस कितना है, एमपीएस 0.2 है, कि लोग अपनी बढ़ती इनकम का 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा आया, डेल्टा वाई आया, जो इनकम बढ़ी, मैं मान रहा हूं कि लोग अपनी बढ़ती इनकम का 0.8 कंज्यूम कर रहे हैं और 0.2 सेव कर रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अगर लोगों के पास 100 रुपए आए और 100 रुपए में से उन्होंने अगर 80% कंज्यूम किया, दैट इज 80 करोड़ उन्होंने खर्च किया, कंज्यूम किया, और 20 करोड़ उन लोगों ने सेव किया। ये तो मतलब हो गया कि 80 करोड़ रुपए खर्च करे और 20 करोड़ रुपए उन लोगों ने सेव करे। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात तो हम लोगों को क्लियर है। बात करते हैं और आगे की। अब आगे सुनो, अब क्या हुआ, एक बात बताओ, कंजम्पशन अपने आप में क्या है, एक्सपेंडिचर है। अरे कंजम्पशन अपने आप में क्या एक्सपेंडिचर है, एक बात बताओ,
बात सुनो बहुत ध्यान से, यहां पे आओ। तो भाई ये यहां पे एग्जांपल पे, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी सरकार है। सरकार ने 100 करोड़ रुपए उन लोगों को दिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में योगदान दिया। तो इनकी क्या हो गई जी, इनकी इनकम हो गई डेल्टा वाई कितना हो गया 100 करोड़, इनको कितने मिल गए 100 करोड़। अब ऐसा माना गया इन 100 करोड़ में से जो लोग थे इन्होंने 80 करोड़ तो कंज्यूम कर दिए। इन लोगों ने अगर इन लोगों ने माना 80 करोड़ तो खाने वाने में खर्च कर दिए, मान लो फूड पे खर्च करे, मान लो बुक्स पे खर्च करे, कहीं भी कंज्यूम करे, और जो बाकी बच गए 20 करोड़ ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने वो सेव कर लिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 20 करोड़ लोगों ने बैंक में डाल लिए, 20 करोड़ लोगों ने बैंक में सेव कर लिए। अब वो वाली बात छोड़ो, अब एक बात बताओ, इन लोगों ने जो ये 80 करोड़ खर्च करे खाने पे, किताब पे, कपड़े पे, मकान पे, तो एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अब इनमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने खाने पे खर्च करे, ठीक है, टोटल इनकम कितनी है इनके पास, सॉरी टोटल इनकम कितनी है 100 में से अब ये भाई साहब 80 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। अब मेरी बात सुनो, इन लोगों ने जो खर्च किया फिर प्रैक्टिकली, फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक पर्सन था, मैं था, मेरे पास 20,000 रुपए थे, तो मैंने क्या करा, मैंने 20,000 रुपए खर्च करे कपड़ों में। मैं इनमें से एक व्यक्ति हूं, ये रहा मान लो मैं, ये व्यक्ति मैं हूं। अब मैंने क्या करे, मैंने 20,000 रुपए कपड़ों पे खर्च करे। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, जो मैंने 20,000 रुपए कपड़ों पे खर्च करे मेरा क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने अपने कंजम्पशन के लिए खर्च करा। तो जो मैंने 20,000 रुपए अपने कपड़ों पे खर्च करे तो मेरे लिए वो खर्चा है, लेकिन जो भाई साहब जो गारमेंट्स वाला मुझे कपड़े बेच रहा है उसके लिए क्या है, वो इनकम। तो जो मेरे लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम है, बिकॉज इकोनॉमी में एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम बनता है। तो ऐसे ही इन सभी लोगों ने 80 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं खर्च करे, इन सभी लोगों ने 80 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं खर्च करे, किताबों में खर्च करे, मकान में खर्च करे, कपड़े में खर्च करे, खाने में खर्च करे, मोबाइल में, फोन में, कार में, व्हीकल में, लैपटॉप में, अलग अलग जगह इन लोगों ने 80 करोड़ रुपए खर्च करे। तो इट मींस मैं ऐसा बोलूंगा कि 80 करोड़ का देश में खर्चा हुआ, 80 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब इनके द्वारा जो 80 करोड़ खर्चा है वो क्या बनेगा, वो दूसरे लोगों की इनकम बन जाएगा। जो मेरे द्वारा 20,000 रुपए का कपड़े का खर्चा था वो गारमेंट्स वाले की इनकम बनाना। तो ऐसे ही जो इनके द्वारा 80 करोड़ का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मेरे वर्ड सुनो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो उपभोग व्यय है, ये एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बनेगा। और मान लो ये 80 करोड़ किन्हीं और लोगों की क्या बन गए, इनकम बन गए। तो अब डेल्टा वाई क्या हो गया, 80 करोड़। जो डेल्टा सी था कितना, 80 करोड़, जो मेरे कंजम्पशन था 80 करोड़। ऑब्वियसली बात है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनेगा, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बनेगा। तो मेरे द्वारा किए गए 20 करोड़ रुपए खर्च सामने वाले की इनकम बना, तो टोटल हम सभी के द्वारा किए गए 80 करोड़ रुपए खर्च दूसरे लोगों की इनकम बन गया। सभी के द्वारा किए गए 80 करोड़ रुपए खर्च दूसरों की इनकम बन गया। इसको छोटे एग्जांपल्स लेते हैं, 1000 मानते हैं, 1000 रुपए कि मेरे पास 1000 रुपए थे, तो 1000 रुपए क्या करे, 1000 रुपए मैंने कहीं खर्च करे, 1000 रुपए मैंने कहीं खर्च करे, तो 1000 रुपए मेरा खर्चा है। 1000 आप 800 मान लो, बचले 80 की, आप 800 मान लो कि मेरे 800 रुपए थे, 800 रुपए मैंने कहीं खर्च करे, तो 800 रुपए मेरे लिए खर्चा है, लेकिन दूसरे वाले बंदे की इनकम है। तो मेरे लिए क्या है वो खर्चा, दूसरे बंदे क्या है वो इनकम। अब जिसके पास 800 की इनकम आ गई, अब क्या करेगा, अब वो उस 800 रुपए में से, आप सुनो तो ये मैं हूं जिनने 800 खर्च करे, और ये वो है जिसने कपड़े बेचे। तो मान लो अब मेरे को 800 मिल गए, वो प्रथम था, प्रथम वो था, उसने मेरे को 800 रुपए दिए, प्रथम ने खर्चा किया मेरे ऊपर, मैंने कपड़े दिए उसको, तो मुझे क्या मिले 800 रुपए। अब जो मेरे को 800 रुपए की इनकम हुई,
क्या करूंगा, उस 800 के इनकम में से कुछ मैं सेव करूंगा और कुछ मैं खर्च करूंगा। यही तो साइकिल है कि जैसे ही पैसा आएगा कुछ सेव करेंगे कुछ खर्च करेंगे। तो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मैं बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, तो सेकंड राउंड में क्या हुआ, बताओ भाई। सेकंड राउंड में ये हुआ कि जो 80 करोड़ रुपए, जो 80 करोड़ एक व्यक्ति का कंजम्पशन था, ये वो लोग थे, ये 80 करोड़ वाले वो लोग हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था। तो उनको कितने मिलते, उनको कितने मिले थे, उनको मिले थे 100 करोड़। उन लोगों ने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले लोगों ने 20 करोड़ रुपए सेव कर लिए, अपने बैंकों में डाल लिए और 80 करोड़ मार्केट में खर्च कर दिए। तो लोगों ने जो 80 करोड़ मार्केट में खर्च करे तो उनके द्वारा खर्चा है, लेकिन दूसरे की इनकम बन गया। तो सेकंड राउंड में हमारे देश में क्या हुआ, 80 करोड़ खर्च हुए, तो जैसे ही वो खर्च हुए अगले पल वो दूसरे व्यक्ति की इनकम बन गए। तो सेकंड राउंड में हमारे सामने, बहुत ध्यान से करना है, सेकंड राउंड में हमारे सामने क्या हुआ, 80 करोड़ की इनकम जनरेट होकर आ गई। बिकॉज ये वो 80 करोड़ है, ये वो 80 है जो एक ने खर्च करे थे। तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम, क्या लिखा है, इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक का खर्चा दूसरे की क्या बनेगा, इनकम। तो अब ये, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको 80 करोड़ मिले, जिन्होंने माल बेचा था, जिन्होंने किताब बेची, जिन्होंने मकान बेचा, जिन्होंने कपड़े बेचे, और इन्हें क्या मिले, इनको 80 करोड़ मिले। अब ये लोग क्या करेंगे, इनके पास न्यू इनकम आई है, इनके पास क्या आया है, नई इनकम आई है। अब क्या करेंगे, अब इनके पास जो पैसा आया इसका 20% ये सेव करेंगे। बिकॉज मैंने एज्यूम कर रखा है इकोनॉमी में जो भी इनकम जनरेट होती है उसका 20% सेव करते हैं। इट मीन्स 80 करोड़ का 16 करोड़ ये लोग सेव करेंगे, और जो बाकी बच गए, कितने बच गए, जो बाकी 80% बच गए ये लोग उसे खर्च करेंगे। इट मीन्स क्या, 64 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा, 64 करोड़ रुपए को ये लोग खर्च करेंगे। अब ये भी खर्च करेंगे आगे, इनके पास इनकम आ गई ना, अब ये भी खर्च करेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने खर्च किया मूवी में, अस्पताल में, स्कूल की एजुकेशन में, इन्होंने भी अलग अलग जगह खर्च करा। लेकिन जितने रुपए इन लोगों ने कमाए थे 80 करोड़, क्या सारे खर्च करे, नहीं, उसमें से कुछ सेव कर लिए, कुछ खर्च कर लिए। तो क्या हो गया, मेरी बात को सुनो बहुत ध्यान से, यहां पे आओ। तो बताओ, जो नए नए 80 करोड़ इनको मिले थे, ये नए लोग हैं, नए लोग जिन्हें क्या मिले 80 करोड़। तो नए लोगों की इनकम कितनी, 80 करोड़, क्या करेंगे, ये उस 80 करोड़ का 80% दैट इज 64 करोड़ सेव करेंगे, और बाकी 16 करोड़ को ये लोग सेव करेंगे, सॉरी 64 करोड़ खर्च करेंगे और बाकी 16 करोड़ को ये सेव करेंगे। 64 करोड़ ये खर्च करेंगे, 16 करोड़ को सेव करेंगे। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात, आप और भी तरीके समझाने मेरे पास, सुनो लेकिन समझ लो अच्छे से। मान लो 1 2 3 4 5 और 6, सुनो, इसके पास 100 रुपए थे, इसने 100 रुपए खर्च करे इसके ऊपर, इसके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर, इसकी इनकम। तो इसके पास 100 रुपए आ गए। अब इनने क्या करे, 100 रुपए में से 20 रुपए डाल दिए बैंक में और बाकी 80 खर्च करे इसके ऊपर। तो इसकी इनकम कितनी होगी, 80। अब इसके पास 80 रुपए आ गए। अब इस भाई साहब ने को सेविंग कर ली, मान लो इसने क्या करे 10 रुपए डाल दिए बैंक में, तो कितने बचे, 70 खर्च कर दिए, 70 खर्च करें इस पे, तो क्या हो गया, इस पर्सन की 70 की इनकम बन गई। अब इसने बेटा मान लो 15 रुपए सेव करे बैंक में, तो कितने बच गए, 55 बचे, इनने इस पे खर्च कर दिए। तो इसने क्या करा, इसने 5 रुपए बेटा मान लो डाल दिए बैंक में, कितने बचे, 50, इसने पे खर्च कर दिए, 50 की इसकी इनकम हो गई। तो क्या हो रहा है, एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की इनकम बन रहा है, एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे की इनकम बनते हुए जा रहा है, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेव कर रहा है। हम एक कांस्टेंट रेट मान रहे हैं, हम एक कांस्टेंट रेट मान रहे हैं कि हर व्यक्ति लगभग 20% सेव कर रहा है उस एग्जांपल में। तो यही हो रहा है कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन रहा है, उसका खर्चा थर्ड की इनकम, थर्ड खर्चा फोर्थ की इनकम। तो सिमिलरली यही तो हो रहा है कि क्या हुआ, अब सेकंड राउंड में जिन लोगों के पास क्या थी,
80 करोड़ की इनकम, उन्होंने उसमें से 16 करोड़ सेव करे, 64 करोड़ खर्च करे। अब जिस पर भी 64 करोड़ खर्च किए होंगे, जिस पर भी 64 करोड़ खर्च किए, क्या हुआ होगा, थर्ड राउंड में 64 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई होगी। जिस पर भी 64 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, थर्ड राउंड में 64 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई होगी, बिकॉज 80 में से 64 खर्च करे, 16 सेव किए, 64 जिस पर खर्च करे, क्या हुआ होगा, नेक्स्ट राउंड में उसकी इनकम बन गई होगी। मैंने एक व्यक्ति पर 64 खर्च करे, तो मेरे लिए 64 वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, लेकिन उसके लिए 64 इनकम है। तो थर्ड राउंड में क्या हुआ, 64 करोड़ की इनकम मेरे सामने आ गई। अब क्या होगा, लोग क्या करेंगे, इनकम आ गई, पैसा आ गया, कितने आ गए, 64। अब लोग क्या करेंगे, लोग उसका 20% सेव करेंगे, तो 64 का 20%, 64 का 20%, दैट इज, बेटा मान लिया कि लोगों ने 12.8 करोड़ को सेव करा और 51.2 को खर्च करा, क्योंकि इंसान तो खर्च करते जाएगा आगे। तो क्या हो गया, अब जिन लोगों ने 64 करोड़ रुपए आ गए थे कुछ लोगों के पास, ये नए लोग हैं, इन नए लोगों के पास क्या है, 64 करोड़, इन्होंने क्या करे, 12.8, 20% सेव करा और 80% 51 खर्च करा। अब इन्होंने जिस पर खर्च किया होगा उसकी इनकम बन गई होगी, क्योंकि एक का खर्च दूसरे की इनकम, तो इन्होंने जिस पर भी खर्च किया उसकी इनकम बन गई। तो क्या होगा, फोर्थ राउंड में हमारे देश में अगेन इनकम जनरेट होगी, अगेन फोर्थ राउंड में क्या हो गया, अगेन नई इनकम हमारे देश में 51.2 करोड़ की फोर्थ राउंड में अगेन नई इनकम जनरेट होके हमारे सामने आ गई। फिर क्या होगा, फिर अगेन ये उसका 20% क्या करेगा, सेव, 80% खर्च, फिर यहां पे खर्चा किया तो एक का खर्चा अगले की इनकम, फिर क्या करेगा, कुछ पैसा सेव, कुछ पैसा खर्च, फिर इसका खर्चा अगले की इनकम, फिर ये कुछ सेव, ये कुछ खर्च, ये प्रक्रिया पूरी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती ही रहेगी। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है, ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि डेल्टा एस का सम, डेल्टा एस का सम डेल्टा आई के बराबर ना आ जाए। कितना है ये, 100, तो इसका सम 20 और 16 36 और 12.8 48.8, और भी आगे आएगा वैल्यू, ये भी वैल्यू, ये वैल्यू, तो इसका सम जब 100 पूरा हो जाएगा तब जाकर टेबल अपने आप खत्म हो जाएगी। जब डेल्टा आई और डेल्टा एस बराबर हो जाएंगे तब जाकर टेबल अपने आप फिनिश हो जाएगी। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्चा इकोनॉमी में दूसरे की इनकम बनता है। द एक्सपेंडिचर बाय वन पर्सन बिकम द इनकम ऑफ अदर पर्सन इन एन इकोनॉमी, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि केवल 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे और देखो कितनी इनकम बन गई। ध्यान दो, कितनी इनकम बन गई, देखा जाए तो 100 ये हो गए, 80 ये 180, 180 प्लस 64 144 प्लस 51.2, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो अभी काफी इनकम बन गई और भी आगे वैल्यू आएगी। तो कुल मिला के इनकम, कुल मिला के ये डेल्टा वाई की वैल्यू आपके 500 तक पहुंच जाएगी। जब आप इसका सम करोगे तो कुल मिला के डेल्टा वाई की वैल्यू 500 तक पहुंच जाएगी। और अब देखो, अगर 500 रुपए कमाए, डेल्टा वाई क्या है 500, 500 रुपए कमाए, डेल्टा है 100, 100 रुपए सेव करे, तो डेल्टा सी कितने उड़ाए 400। ये रूल क्यों भूल रहे हो कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। तो अगर 500 रुपए कमाए, ये कुल कितना आएगा इसका 500, 500 रुपए कमाए, 100 रुपए उड़ाए, तो यहाँ पे कितना आएगा 400। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया टेबल तो पूरी करी नहीं, टेबल तो पूरी की नहीं, ये वैल्यूज आपने क्यों लिख दी और कैसे लिख दी, क्या हमको रटना पड़ेगा? नहीं, मैं बताऊंगा वैल्यू आई कैसे। देखो, सबसे पहला डेल्टा आई अगर 100 है तो डेल्टा एस भी सेम आएगा। पहली बात तो ये, अगर यहाँ पे 200 लिखोगे तो यहाँ भी 200। एग्जाम में आपको पूरी टेबल नहीं करनी बेटा, एग्जाम में आपको टेबल पूरी नहीं करनी, टेबल की 1 2 3 या 4 वैल्यूज लिखनी है बस। उसके बाद डॉट 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 डैश 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 डाल देना
और लास्ट में टोटल कर देना, ठीक है। यहां भी आप डाल दोगे क्या, डैश डैश डैश, और लास्ट में लिख देना टोटल। और वो कैसे आएगा, तो वो आपको बता रहा हूं मैं कि डेल्टा एस का टोटल क्या होता है, डेल्टा आई, जितना ये होगा 100 उतना ये होगा, ठीक है भैया, मान लिया। अब बताओ इसका टोटल और इसका टोटल कैसे आएगा, डेल्टा वाई की वैल्यू 500 सम कैसे हो गया और डेल्टा सी का सम 400 कैसे हो गया। तो सुनो, इसके टोटल के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हमें डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, तो भाई ये बात बताओ, के क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। डेल्टा वाई निकालने के लिए पहले के निकालो, के क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो के की वैल्यू बोलो एक बार, 1/1 माइनस एमपीसी कितना बताओ, एमपीसी कितना है, भूल गए, क्या एज्यूम किया था 0.8, तो 1/1 माइनस 0.8 तो आएगा 1 क्या आएगा 0.2, 1 हटाओ पॉइंट, 2 ऊपर 0 आ गया, या के की वैल्यू क्या आ गई 5। अब निकालूंगा डेल्टा वाई की वैल्यू, कैसा आएगा ये बताओ। एक तो के ये होता है और एक फॉर्मूला और होता है क्या, कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू कितनी है 5 निकाल ली, डेल्टा वाई तो निकालना है अपन लोगों को, डेल्टा आई क्या हमारा 100, हाँ भाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई 100 की 5 से, तो डेल्टा वाई क्या आ गया हमारा 500। तो इस प्रकार से आपको डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा, और हाँ डेल्टा वाई निकालने के बाद आपको ये शो भी करना पड़ेगा, मतलब डेल्टा वाई रफ में नहीं, आप अपनी टेबल के नीचे ही इसी प्रकार से डेल्टा वाई की वैल्यू निकालोगे और लिखोगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है। कैसे 5, देखो ना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है, आपको ये भी लिखना पड़ेगा और टेबल के नीचे आपको ये भी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो तो भी ठीक है, या चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, सिंपल, के क्या होता है 1/1, भाई के क्या होता है, के होता है 1/1 माइनस एमपीसी। एक काम करो ना, के स्थान पे अगर मैं के स्थान पे लिख दूं क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि के बराबर ये भी तो होता है। तो इट मीन्स अगर के इसके बराबर है और अगर के इसके बराबर है, तो ये और ये तो आपस में बराबर हो गए, वही लिखा है मैंने। डेल्टा वाई आप ऐसे ही रहने दो, डेल्टा यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा डेल्टा आई, और मल्टीप्लाई में 1/1 माइनस एमपीसी। अब वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा सीधा आएगा, डेल्टा वाई बोलो ऐसे रहेगा, डेल्टा आई कितना हो गया आपका 100 इंटू 1/1 माइनस 0.8, 100 का 100, 1/0.2, 100 का 100, हटाओ पॉइंट लगाया 10, यह आ गया 5, और 100 इंटू 5 कितना हो गया 500। ये लो जी, डेल्टा वाई बराबर 500। आप ऐसे निकाल लो, ये भी ठीक है, और ऐसे ना आ रहा हो तो ये भी ठीक है। तो आप डेल्टा वाई को ऐसे और डेल्टा वाई को ऐसे किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो। तो देखो जी, डेल्टा वाई क्या आ गया हमारा 500, तो ये पूरी टेबल नहीं करनी, आप फॉर्मूले के माध्यम से डेल्टा वाई को निकाल लो। अब डेल्टा सी कैसा आएगा, तो भाई बहुत इजी तो है, आपका डेल्टा वाई 500 है, ये बताओ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी पर डेल्टा एस होता है। अगर डेल्टा वाई 500 है, डेल्टा सी 100 है, ये क्या बन जाएगा आपका 400। ये ऐसे बोल लो, 500 रुपए कमाए, डेल्टा वाई क्या 500 रुपए कमाए, 100 रुपए अगर मैंने बचा लिए तो कितने खर्च कर लिए 400 रुपए। डेल्टा वाई डेल्टा सी डेल्टा एस, ये लो टेबल पूरी कंप्लीट है, समझ में आ गया, टेबल पूरी कंप्लीट। अब सुनो, अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एग्जाम में क्या कर दे, आपको इजी क्वेश्चन दे दे कि अपने आप भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करो। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि बोले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम दे रहे हैं, इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, वो बोल सकता है कि एमपीसी हम बताएंगे, इन्वेस्टमेंट हम बताएंगे, एमपीएस हम बताएंगे। तो अगर उनकी वैल्यू हो तो फिर आपको उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग करना, देखो चीज सेम है, चीज सेम रहेगी। मान लो उनने कितना बोला 200, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर 200 डेल्टा एमपीसी बटा, मान लो बोला 0.5, 200 पहले यहाँ पे आएगा, 200 इन्वेस्ट, अगले पल ही 200 क्या बन गई इनकम। अब ने क्या बोला एमपीसी क्या 0.5 है, 200 का 0.5 50% खर्च किए, इट मीन्स क्या 100 रुपये खर्च किए, फिर 100 रुपये सेव किए,
फिर 100 रुपये खर्च का बन जाएगा, अगले की इनकम 100 रुपये, फिर उसका 50% क्या किया, खर्च किया, 50 खर्च किए, 50 सेव किए, फिर क्या बन जाएगा 50, अगली इनकम बन जाएगा 50, फिर उसका 50%, 25 खर्च, 25 सेव। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि अगर टेबल अलग हो, सो मतलब कि अगर वो क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज दे कि भाई साहब वैल्यू हम दे रहे हैं और फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करो, तो फिर आपको उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उनका टोटल कैसा आएगा, तो उनके टोटल के लिए ये मैं क्या कहा आप लोगों को, इसके माध्यम से उसका टोटल आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई कितना बोला 200, तो यहाँ पे एस क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे एस बन जाएगा आपका 200। अब बची इसकी वैल्यू डेल्टा वाई निकाला, आपको सिखा दिया मैंने, तो वैल्यू पुट करके डेल्टा वाई निकाल लोगे, डेल्टा वाई से फिर आप डेल्टा सी भी निकाल लोगे, हो जाएगा। तो अगर पेपर में या टेबल में क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज से बोले कि हम दे रहे वैल्यूज, उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दर्शाओ, तो आप वो भी कर लोगे। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम किस प्रकार करता है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी भैया, इतनी बात तो क्लियर है। तो आपको इसी प्रकार से टेबल के माध्यम से अपने एग्जाम में करके आना है, अपने एग्जाम में शो करके आना है, और फिर लास्ट में आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से भी जो है बातों का एक्सप्लेन करनी है। चलो तो एक बार जो है रीडिंग कर लेते, ठीक है ना, जितना हम लोगों ने पढ़ा। तो यहां से है स्टार्ट वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या लिखा है? द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, इस तथ्य पर आधारित कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर बिकम्स द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्चा दूसरे की इनकम बनता है। जैसे कि एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इनकम ऑफ बी। ए ने खर्च करा तो क्या पता बी की इनकम हो, और बी के द्वारा किया गया खर्च सी की इनकम हो, और सी के द्वारा किया गया खर्च डी की इनकम हो, एंड सो ऑन। और चलता रहेगा जब तक कि आपकी सारी की सारी स्पेंडिंग जीरो ना हो जाए, जब तक कि आपके पास खर्च करने के लिए कुछ भी ना बचे। जब तक इनकम है खर्च करते रहोगे, चलता रहेगा। जब खर्च करने के लिए कुछ भी ना बचे, वहां पे ये खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे को अब उस पर्सन से कितने मिले 10 रुपए, अब मुझे खर्च नहीं करने आगे, अब मैं इसको पूरा सेव करूंगा, तो स्पेंडिंग यहां पे क्या हो गई मेरी, जीरो। यहां पे फ्री साइकिल खत्म हो जाएगी। बोलता है अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या लिखा है? सपोज, माना गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ₹100 करोड़ इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फ्लाईओवर। यहां पे एग्जाम्पल है फ्लाईओवर का, मैंने बोलता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कोई नहीं, अगर आप लिख क्या होगा ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नंबर नहीं कटने वाले, दिल्ली मेट्रो नंबर नहीं कटने वाले, या ब्रिज नंबर नहीं कटने वाले, या राम मंदिर नंबर नहीं कटने वाले। समझ में आ रहा है? आप कुछ भी लिख के आओगे, लेकिन हाँ वो चीज होनी चाहिए, लिखा हुआ वो होना चाहिए, लिखा हुआ वो होना चाहिए जो सरकार की एसेट्स हो, जहां से इनकम मिले, जहां से इनकम सामने आए। ठीक है, तो बोलता है द फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी दैट द इनकम ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज इन दिस प्रोजेक्ट विल गो अप ₹100 करोड़। बोल रहा है इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो भी एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट में एंगेज तुरंत थी, वो उन लोगों की इनकम बन जाएगा। जैसे ही मैंने 100 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाए, तो लगाना मीन्स क्या, जो भी काम कर रहे थे उनको मैंने 100 करोड़ रुपए दिए, तो अगले ही पल उन लोगों की 100 करोड़ की इनकम बन गई। तो फर्स्ट इंपैक्ट ये पड़ा कि की सरकार ने 100 करोड़ इन्वेस्ट कर, नेक्स्ट ही पल वो उनकी इनकम बन गई। अब बोलता है हम एज्यूम कर रहे हैं क्या कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो एमपीसी है, वो 0.80 है, या मान लो 80% है। बात एक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी 100 करोड़ रुपए उन एम्प्लॉइज को मिले, उन लोगों को मिले, क्या करेंगे, दे विल स्पेंड ₹80 करोड़, दैट इज 80% ऑफ 100 करोड़ ऑन द न्यू कंजम्पशन गुड। इट मींस क्या, जैसे कितने मिले 100 करोड़, वो 100 करोड़ का 80% मतलब क्या, 80 करोड़ गुड्स एंड सर्विस पर खर्च करेंगे।
अब क्या बोलता है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। अब यहीं पे स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं पर्सन्स एक्सपेंडिचर बिकम्स द इनकम ऑफ अनदर पर्सन, कि एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम बनता है। तो इन लोगों ने जो 80 करोड़ खर्च करे तो इनके द्वारा खर्चा है, लेकिन अगले ही पल जो दूसरे लोग थे जिन्होंने इनको सामान बेचा वो उनकी इनकम बन जाएगा। तो लिखा है द प्रोड्यूसर्स ऑफ दीज गुड्स विल हैव एन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ ₹80 करोड़, कि जो भी कंजम्पशन गुड्स इन्होंने परचेज करी तो उनके प्रोड्यूसर जिन्होंने गुड्स बनाई थी उनकी 80 करोड़ की इनकम हो जाएगी। अब वही वाली बात करता है कि देश में एमपीसी कितना है 0.80, तो माना कि एमपीसी ऑफ प्रोड्यूसर का एमपीसी भी कितना है 0.80 है, तो क्या होगा, देन इन देयर टर्न दे विल स्पेंड ₹64 करोड़, दैट इज 80% ऑफ 80 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया, अब प्रोड्यूसर खर्च करेंगे 64 करोड़ बिकॉज वो कुछ सेव भी करेंगे, तो उनके पास 80 करोड़ आए थे उन्होंने उसमें से 16 करोड़ सेव करे और बाकी 64 करोड़ खर्च कर दिए। फिर वो बन जाएगा अगले की इनकम। फिर जो अगले की इनकम बन गया उसका वो कुछ करेगा सेव, कुछ खर्च उसके आगे वाले की इनकम, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इनकम गोज ऑन इंक्रीजिंग राउंड आफ्टर राउंड बाय 80% ऑफ द प्रीवियस राउंड। इनकम हर पिछले राउंड से 80% बढ़ के आगे आएगी। चेक कर लो, 100 था इनकम में, 80%, 80, 80, 64, 80, 51.2, चेक कर लो। इनकम क्या होगा, हर पिछले राउंड से 80% आएगी। यहाँ पहले 100 था, 100 का 80%, 80 रुपए, उसका 80, 64, उसका 80, 51.2। बोलता है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम स्टॉप, ये प्रक्रिया तब खत्म होगी जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा वाई किसके इक्वल ना हो जाए, डेल्टा एस के। जब डेल्टा आई और डेल्टा एस बराबर हो जाएंगे तब जाकर ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इतना लिखोगे आप। फिर उसके बाद ये वही टेबल आ गई जो आपको सिखाई थी मैंने, ये वो टेबल आ जाएगी, ठीक है। द अबव टेबल क्लियरली शो, टेबल साफ साफ शो कर रही है जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो कितना है 100 करोड़, और उससे हमारी एडिशनल निवृत्ति हो गई 500 करोड़, की 100 करोड़ लगाए और 500 करोड़ कमाए। और उसके बाद फिर आपको ऐसे भी शो करना पड़ेगा कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1 माइनस क्या ये आपका एमपीसी। फिर वैल्यू पुट करो, 1000 ये था आपका, सॉरी 100 था आपका, एक मिनट क्या माना यहाँ पे मैंने, 100 माना ना मैंने, तो यहाँ 100 करो, डेल्टा आई आपका 100 था तो 1/0.80 कर दो माइनस, ये बन जाएगा आपका 500। और फिर आपको लास्ट में मल्टीप्लायर की भी निकालनी पड़ेगी वैल्यू, कैसे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई 500/100 क्या आ गया 5, तब जाके आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। इतना करने के बाद आपको जो है पूरे 6 नंबर की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है, आप टीचर के सामने अच्छा इंप्रेशन शो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि देखो 600 तो मार्क्स मिलेंगे नहीं कि 6 के 7 बन जाए, लेकिन आप चाहते हो कि टीचर और इंप्रेस हो जाए, क्योंकि पता क्या होता है, अगर आपने टीचर को इंप्रेस कर दिया तो उसका इंपैक्ट आपके उन क्वेश्चंस पर भी पड़ता है जहां पे आपने कम लिखा, जहां पे आपके मार्क्स थोड़े कटने वाले हैं। क्योंकि अगर आप टीचर इंप्रेस है, उसको चल गया पता कि बच्चे में नॉलेज तो है, बच्चा मेहनती तो है, तो वो इंप्रेस होकर क्या पता बाकी क्वेश्चंस में कुछ आपको कंसेशन दे दे। सही में आ गया। तो इस मल्टीप्लायर को हम डायग्राम के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम वाला इतना हार्ड नहीं है। इस मल्टीप्लायर को डायग्राम के माध्यम से भी शो कर सकते हैं। तो आओ अब मैं आपको बताऊं कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से मल्टीप्लायर को किस प्रकार शो किया जा सकता है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, दिखाता हूं कि मल्टीप्लायर को डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार शो करेंगे। चलो भैया,
ठीक, यहाँ लिखा मान लो मैंने इनकम, और यहाँ लिखा बेटा मान लो मैंने अपना एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी, ओके जी। यहाँ पे बेटा बन गया ये 45 डिग्री का एंगल, जो क्या शो करेगा, जो मेरे को शो करेगा इनकम लाइन है ना, जो मेरे को शो करेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अलग पेन से क्यों नहीं आ रहा ये नालायक, अब आएगा। ठीक है, और ये बेटा मान लो ये बेटा मान लो हमारा बन गया एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया एएस सप्लाई, ये एडी डिमांड, दोनों ने आपस में क्या किया, इंटरसेक्ट, और ये क्या आ गया आपका इक्विलिब्रियम। और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को नीचे मिलाऊंगा, इक्विलिब्रियम से नीचे मिलाऊंगा, तो मेरी क्या आएगी इनकम। ठीक है, और बेटा मान लो ये आ गया क्या, इनकम का लेवल। ठीक है, ये जो क्या आ गया, ये आ गया इनकम का लेवल, और इनकम के लेवल पे लिख दिया मैंने ये ओ था, ये भाई ओ भाई इक्विलिब्रियम। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से ये बात बताओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करना है मेरे को डायग्राम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शो करना है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही तो बोलता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी इनकम आती है। इन्वेस्ट भाई प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे कहीं ज्यादा आपकी इनकम बन के आती है। इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मान लो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो इनकम मेरी आएगी वो 100 से ज्यादा आएगी। ये थोड़ी बोल रहा हूं 100 आएगी। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 है तो इनकम 200 आएगी, अगर 3 है इनकम 300 आएगी, अगर 5 है इनकम 500 आएगी। इट मीन्स मान लो मैंने ऐसे अज्यूम करा इनकम मेरी 200 आएगी। पहले बात समझो, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो तो उससे ज्यादा इनकम क्रिएट करके दूंगा। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो मैं आपकी इनकम 100 रुपए से ज्यादा ही क्रिएट करूंगा। वो डिपेंड करता है कि मल्टीप्लायर कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन मैं आपकी इनकम जो है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा क्रिएट करूंगा। इट मीन्स अगर मैं आपको उस डायग्राम में ये प्रूफ कर दूं कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने करी इनकम उससे अधिक जनरेट हुई, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मेरी इनकम है, ये चीज देखो, ये चीज अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी उससे ज्यादा मैंने इनकम जनरेट कर दी, तो आप लोग मान लोगे कि हाँ डायग्राम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को प्रूफ किया जा सकता है। भाई देखो यहां पर मेरे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज तो है नहीं कि जो मैं न्यूमेरिकली टेबल के माध्यम शो करूं। यहां पर मैं केवल इतना सा शो कर सकता हूं कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी इनकम उससे ज्यादा मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब कर देखते कैसे, लेकिन मैं बताइए वाली बात क्लियर है कि अगर इन्वेस्टमेंट 100 करी और मैं इनकम जनरेशन 100 से ज्यादा करके दिखा दूं, 150, 200, 500, तो आप मान जाओगे कि हाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डायग्राम में काम कर रहा है। अब वो करता कैसे है आओ देखते हैं। एक बात बताओ बच्चों, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एडी क्या होता है? ये एडी होता है सी प्लस आई, है ना। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एडी होता है सी प्लस आई। अब मेरी बात सुनो, एडी का मतलब होता है सी प्लस आई। मान लो सी भी 100 आई भी 100, ये एडी क्या हो गया जी, एडी मेरा हो गया 200। एडी क्या हो गया 200। अब अगर मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से, एडी का रहेगा एडी सी प्लस आई। एडी अब ये सी 100 था, आई भी 100 था। अब अगर मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी दैट इज डेल्टा आई, समझ रहे हो? जब मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करूंगा
तभी तो इनकम बढ़ेगी। मैं मान रहा हूं कि यहां पर एडी क्या है मेरा, मैं मान रहा हूं कि यहां पर एडी 200 है, यहां पर एडी क्या है 200, सी 100, आई भी 100, 100 और 100 एडी 200। ये मेरा ये वाला कर्व है जो 200, ये क्या है बेटा मेरा 200, ये वाला कर्व मेरा ये है, इसको मान बोल दिया चलो एडी 1, इसे बोल दिया एडी 1, एडी 1 कि एडी 1 कितना है 200। अब सुनो, अब अगर मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो मैंने 50 रुपए की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अब एडी क्या आएगा जी, अब एडी आएगा 100, 100 और 50 250। इट मींस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने पे एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देखो आपका मेन फोकस यहां पे होना चाहिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए यहां पे कि मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तो कर दी, मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने 50 रुपए की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी। पहले क्या था, पहले था इन्वेस्टमेंट भी 100, सॉरी पहले क्या था एडी 200, क्यों सी 100 आई 100, अब क्या था एडी 250, बिकॉज सी 100 था पहले, आई भी 100 था, लेकिन 50 की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और हो गई इसकी वजह से अब एडी क्या हो गया 250। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, एडी में 250 हो गया, जब 250 एडी हो गया तो कर्व कहां जाएगा, एडी की वैल्यू थोड़ी ऊपर जाएगी। बेटा मान लो एडी की वैल्यू यहां, भाई यहां पे क्या मान लो, यहां पे क्या आ गया 250 मान रहा हूं मैं, यहां पे क्या आ गया मान लो 250, बिकॉज नया एडी कर्व बनेगा ना भाई, इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा कर दी, इन्वेस्टमेंट मैंने एक्स्ट्रा कर दी, इन्वेस्टमेंट पहले 100 थी, अब इन्वेस्टमेंट हो गई 150, इन्वेस्टमेंट पहले 100 थी, अब इन्वेस्टमेंट हो गई 150, कैसे 100 पहले की थी 50 मैंने और कर दी, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगा, बिकॉज एडी क्या होता है सी प्लस आई। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करूंगा तो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगा ऊपर की ओर, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगा ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। चलो भाई तो करते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व को हमने ऊपर की ओर शिफ्ट किया, ठीक है, और ये लो इससे मेरे सामने एक नया एग्रीगेट डिमांड कर्व बन के आ गया जिसको मैं नाम दूंगा AD2, ठीक है। तो देखो मेरे सामने एक नया एग्रीगेट डिमांड कर्व बन के आ गया जिसको बच्चों नाम दिया मैंने AD2। ये क्या है, ये है C प्लस आई थाई प्लस डेल्टा आई, डेल्टा आई शो कर रहा है कि देखो मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी, जिसकी वजह से ये कर्व ऊपर पहुंच गया। एक बात बताओ, जो इतना कर्व ऊपर गया ये किसकी वजह से गया, 200 से 250 होने की वजह से गया। जो कर्व ऊपर गया ये क्यों गया, पहले वैल्यू क्या थी 200, अब क्या हो गई 250, वैल्यू 50 से बढ़ गई, जिसकी वजह से कर्व ऊपर गया, एडी कर्व गया ऊपर। अब मेरी बात सुनो, जब एडी 200 था तब इनकम क्या थी OY, और अब जब एडी 250 हो गया, आप देखो ये नया एडी कर्व, बहुत ध्यान से, ये नया एडी कर्व, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और ये क्या है ये नया इक्विवेलेंट पॉइंट E1, ये इन दोनों क्या आ गया, ये नया पॉइंट आ गया। और अब जब मैं इस नए वाले पॉइंट को नीचे लेके आऊंगा, और अब जब मैं इस नए वाले पॉइंट को बच्चों बहुत ध्यान समझो, अब जब मैं इस नए वाले पॉइंट को नीचे लेके आऊंगा तो अब आप मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो गया। ये लो जी, यहाँ पे मेरा आ गया OY1, हाँ जी यहाँ पे क्या आ गया जी, यहाँ पे आ गया OY1। इट मीन्स ये है कि देखो जैसे ही मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी 200 से 250, वैसे मेरी इनकम भी OY से बढ़ के OY हो गई, इनकम इतनी बढ़ गई। तो देखो ये क्या है, 200 से 250 होना क्या है जी, ये गैप क्या है जी, ये गैप क्या है, 200 से 250 क्यों बढ़ा, पहले क्या था C प्लस आई, अब क्या हो गया C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये 50 क्यों बढ़ा, बिकॉज 50 रुपए की हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी। इट मींस क्या, जो गैप है ये गैप क्या है, ये गैप है डेल्टा आई। और पहले क्या था, पहले एक क्या था, इनकम OY थी, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से 50 की इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ी, OY से बढ़ के OY हुई, और ये हो गया डेल्टा वाई। तो ये वाला गैप डेल्टा वाई, ये वाला गैप डेल्टा आई। तो इतना तो मैंने प्रूफ कर दिया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। ये बात तो डायग्राम से मैंने प्रूफ कर दी, ये बात तो डायग्राम से मैंने प्रूफ कर दी कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ये कर्व ऊपर, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पे कर्व ऊपर जाएगा ना,
क्योंकि एडी में इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एडी बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो देखो इनकम तो बढ़ेगी। अब ध्यान से देखा जाए ना इनके बीच का गैप, और जूम नहीं हो पाएगा, तो देखो इनके बीच का गैप भले ही हल्का सा डिफरेंस दिख रहा हो, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट इतना गैप है जबकि इनकम का गैप थोड़ा ज्यादा है। देखो ना, अब भाई ये तो है नहीं बिल्कुल ही प्रूफ हो जाएगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट इतनी इनकम नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का गैप इतना है जबकि इनकम का गैप इससे, देखो मेरे देखो पेन से देखो भाई, इन्वेस्टमेंट गैप लगभग इस पेन के बराबर है जबकि इनकम वाला गैप इस पेन से ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट वाला गैप पेन देखो ऐसा देखो, इन्वेस्टमेंट वाला गैप इस पेन के बराबर, क्या हो गया ताऊ, इन्वेस्टमेंट वाला गैप इस पेन के बराबर है, देखो ध्यान से, और इनकम वाला गैप इस पेन से ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी इनकम बढ़ी, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पर इनकम उससे ज्यादा बढ़ी, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पर इनकम उससे ज्यादा बढ़ी। तो यहां पे मैंने प्रूफ कर दिया। और देखो अगर बराबर भी आ जाए ना, अगर बराबर भी आ जाए, जितना गैप ये उतना गैप ये, तब भी गलत नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी। अगर k 1 होगा, अगर k की वैल्यू 1 होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, तो क्या होता है इस केस में, जितनी इनकम तो जितनी इन्वेस्टमेंट उतनी इनकम। तो बात बस मुझे इतनी प्रूफ करनी थी कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पे इनकम बढ़ेगी, बस इतना प्रूफ करना। वो तो मैंने आपको बोल दिया कि इनकम ज्यादा बढ़ेगा और मैंने आपको ज्यादा शो किया है। अगर एक गैप इक्वल आए ना तब भी गलत नहीं है, क्या पता उस केस में k की वैल्यू 1 हो, बिकॉज जब मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, ध्यान दो, मान लो कि आपका जो डेल्टा आई है वो 100 है, बेटा k की वैल्यू मान लो 1, डेल्टा वाई वगैरह बोलना, तो कैसा आएगा, k इज इक्वल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, वैल्यू पुट करो, k क्या है हमारा 1, डेल्टा आई क्या है मेरा 100, तो 100 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 से क्या बन जाएगा डेल्टा वाई 100, ये लो जी। तो बात तो वही हो गई कि डेल्टा आई तो डेल्टा वाई 100, इट मींस अगर गैप इक्वल आए दिक्कत तब भी नहीं है, बस ये प्रूफ करना था मेरे को कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़नी चाहिए, बस इतनी बात प्रूफ करनी थी, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दी कि यहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इतनी बढ़ी तो मेरी इनकम भी बढ़ी। डायग्रामेटिकली मैंने शो कर दिया, डायग्रामेटिकली मैंने शो कर दिया। अब ये बात आप देख लो, एग्जाम में वैसे कोई नीड है नहीं डायग्राम पे शो करने की, मैंने बोला टाइम बचा हो तो ही करना। इंप्रेशन देखो 6 नंबर में आएगा, इट मींस इसको आप लास्ट में करने वाले हो 6 नंबर के लिए, तो अगर लास्ट में टाइम बचे तो उसे करना, अदरवाइज डायग्राम से शो करने की नीड नहीं है, आपको तब भी 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे। बस मैंने क्यों बोला करने को, अगर चाहते हो अच्छा इंप्रेशन पड़े तो आप टीचर को डायग्राम से भी शो करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो मैंने तो आपको डायग्राम से ही प्रूफ कर दिया, मैंने तो आपको डायग्राम से भी प्रूफ कर दिया कि किस प्रकार डायग्राम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है। चलो इतनी बात क्लियर है, अब बढ़े आगे की ओर। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अपनी क्लास, बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे की ओर। अब देखो, तो बस मैंने डायग्राम से करा और डायग्राम से भाई साहब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं चाहूंगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन प्लीज आप अपने आप पढ़ लो, भाई मैंने करवा दिया, आप इसको वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन को आप अपने आप पढ़ेंगे प्लीज, ठीक है। जल्दी से इसकी एक्सप्लेनेशन को अपने आप पढ़ो, वीडियो पॉज करो अपना पढ़ो। हाँ जी बेटा, इसमें अगर आपको नाम लग रहा है अलग अलग, ये पॉइंट एफ कहां से आ गया, तो ये जो आपके नोट्स में डायग्राम है ना, जो डायग्राम आपके नोट्स में है उनको नेमिंग करके सो एक्सप्लेन किया है मैंने। आप मेरे वाले डायग्राम की नेमिंग थोड़ी अलग है, आप पूछ लो ना कि यहाँ पे भैया ये एफ कहां से आ गया, ये समझ में आ गया, तो नेमिंग अलग अलग है। जो यहाँ पे नेमिंग कर रखी है मैंने, ये कौन सा है, जो डायग्राम आपके नोट्स में ना उससे नेमिंग है। तो आपको अपने नोट्स को खोल के उस डायग्राम को देखकर आपको पढ़ना था, ठीक है। कोई नहीं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप 12th के बच्चों, नालायक बच्चों तो हो नहीं, छोटे बच्चों तो हो नहीं कि सब समझाना पड़ेगा। तो भाई डायग्राम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम किस प्रकार करता है, ये हमारा हो गया।
अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसके ऊपर 1 नंबर है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। जिस टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर या फिर रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑप्शन क्या होता है या मल्टीप्लायर का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं, इसको अपन लोग समझते हैं। देखो भाई जो फॉरवर्ड एक्शन है इसका मतलब ये है, देखो फॉरवर्ड माने आगे जाना, बैकवर्ड माने पीछे आना। डोंट वरी, मैं आपको उसको प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल एग्जांपल से करूंगा क्लियर। आप उसको उस न्यूमेरिकल एग्जांपल को आप नोट भी कर लेना, एग्जाम में क्या पता बोल ले कि मल्टीप्लायर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, या न्यूमेरिकल ना भी बोले ना तो भी आप न्यूमेरिकल के हेल्प से समझा के आना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मैं नोट करूंगा भी, आप लोग भी इसको प्लीज नोट कर लेना। अगर आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, आपके नोट्स में लिखा हुआ नहीं है तो प्लीज आप नोट कर लेना, ठीक है ना। हाँ जी, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, या फिर रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के रिवर्स ऑपरेशन से हमारा क्या मतलब है, देखो पहले बात करते हैं फॉरवर्ड एक्शन की, ठीक है। पहले बात किसे करते हैं बच्चों, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। देखो भाई फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब है, सिंपल सा मतलब है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर का बच्चों मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उससे कई गुना इनकम बढ़ के आती है ना। इन्वेस्टमेंट करी 100 और आपको पता होगा इनकम बन गई थी 500, तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कई गुना इनकम बढ़ के आती है। इसी प्रकार एक होता है बैकवर्ड एक्शन कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट घटा लूंगा, देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी, देखो पहले ये था आपका, ये मान लो इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम है, इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी तो इनकम इतनी बड़ी, ये होता है फॉरवर्ड कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वी नो इनकम बढ़ेगी, इनकम ज्यादा बढ़ेगी। अब बैकवर्ड में क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम है, अगर इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट कम कर दी, तो जिस रेट से इन्वेस्टमेंट के बढ़ने में इनकम इतनी बढ़ती थी, उसी प्रकार अगर इन्वेस्टमेंट इतनी कम करोगे ना तो फिर इनकम इतनी सारी कम हो जाएगी। भाई दोनों जगह चलेगा ना इक्वल रूल, तो कि अगर मान लो 100 रुपए लगा के 500 रुपए कमाए तो 100 रुपए हटा के नुकसान भी 500 का ही होगा। तो मैंने अगर 100 रुपए लगा के 500 रुपए की इनकम जनरेट करी तो 100 रुपए हटा के लॉस भी 500 का ही फेस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। आओ मैं आपको एग्जांपल से करता हूं क्लियर। देखो फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर में क्या है बेटा, मान लो कि यहां लिखा मैंने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या है जी, मान लो 100, और मैंने एज्यूम करा कि एमपीसी कितना है हमारा 0.2, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 है, एमपीसी 0.2 है। चलो एक काम करते हैं, डेल्टा वाई निकालते हैं और के निकालते हैं, ठीक है ना। डेल्टा वाई निकालते हैं, के निकालते हैं, चलो पहले के निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.2, सॉरी 0.2 नहीं 0.8 करो, 0.8 कर लो आप, इसको 0.8 कर लो, तो 1/1 में 0.8, तो 1/0.2 आपको पता ही आ जाएगा 5, एक तो आपका आ जाएगा 5। आप इसको चाहो तो साथ साथ नोट भी करते रहो, चाहो तो आप इसको साथ साथ नोट भी करते रहो। तो लिखूंगा देन, इतना हो गया, लिखूंगा मैं देन देयर विल बी, अब क्या होगा, देन देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम, कितनी इनकम होगी इंक्रीज, देन देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम 5 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम, then there will be increase in income 5 times of increase in investment।
क्या होगा, जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से 5 गुना बढ़ जाएगी। जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से कितने बचा बेटा, कितना हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगी। तो अब मैं लिखूँ अगर के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और के की वैल्यू हमने निकाली है 5, डेल्टा वाई रहने दो ऐसे ही, डेल्टा आई हमारा 100 है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 500। तो ये मेरी इनकम जो है 500 रुपए से बढ़ गई। इसको बोलूंगा मैं, बताओ क्या बोलूंगा, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर की इन्वेस्टमेंट 100 थी, एमपीसी 0.8 था, इसकी वजह से जो मेरी इनकम है 500 रुपए से बढ़ गई। इस केस में क्या होगा, अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो क्या होगा, इन द डायग्राम में क्या होगा बताओ, इन द डायग्राम एडी कर्व जो होगा शिफ्ट अपवर्ड, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना, एक्स्ट्रा लगाया पैसा, एडी कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड, जो एडी कर्व होगा वो अपवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो सुनो, ये तो हो गया फॉरवर्ड एक्शन। कैसे, एक बार बात समझ लो, फॉरवर्ड क्यों बोला, बिकॉज यहां पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करिए, इंक्रीज मींस आगे बढ़ाइए, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 था, एमपीसी 0.8 था, तो मल्टीप्लायर की निकाली वैल्यू आ गई 5, और फिर एक स्टेटमेंट लिख दी कि अब क्या होगा, देन देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम 5 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कि अब क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 गुना बढ़ जाएगी और इनकम बन के सामने आ जाएगी। इसे क्या बोलूंगा, इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है ना, इसे क्या बोलूंगा मैं, आप चाहो तो लिख दो कि then there will be increase in income 5 times of increase in investment due to forward action of multiplier। आप लोग दो ऐसा हो तो ड्यू टू फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर के फॉरवर्ड एक्शन की वजह से इस प्रकार हुआ। चलो ये अब बात होगी फॉरवर्ड की। बेटा बात करते हैं बैकवर्ड की। बैकवर्ड वाला मेन है, क्योंकि फॉरवर्ड वाला आप जान रहे हो 2 क्लास से कि फॉरवर्ड क्या होता है, इतनी इन्वेस्टमेंट इतनी इनकम। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लो पहले जल्दी से, ये लो। चलो अब देखो बैकवर्ड एक्शन शो करते हैं। एग्जाम में अगर आ गया तो आप एग्जाम्पल की सहायता से आप इसको अच्छे से समझा सकते हो। बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर का बैकवर्ड एक्शन किस प्रकार काम करेगा आप उसको भी समझते हैं। बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर सुनो भाई, अब मैंने माना यहां पे केस क्या, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब बेटा क्या बोला मैंने, देखो वर्ड क्या है मेरे, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इस बार घटी है तो यहां पे लिखूंगा 100, -100 मत लिखना बिकॉज आप ऑलरेडी डिक्रीज वर्ड लिख चुके हो, तो -100 लिखने की नीड नहीं है, आप ऑलरेडी डिक्रीज वर्ड लिख चुके हो, आप ऑलरेडी डिक्रीज वर्ड लिख चुके हो, तो -100 लिखने की आपको, हाँ न्यूमेरिकल जब करोगे, जब वैल्यूज पुट करोगे तब लिख देना, अभी आपको यहां पे लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, बताओ एमपीसी क्या है, ये एमपीसी है 0.8। अब निकालो के क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, वैल्यू पुट कर लोगे 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, ये लो के की वैल्यू क्या आ गई 5। अब वो लिखूंगा कि देन, अब क्या होगा, देन देयर विल बी डिक्रीज इन इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट घटाई है तो इनकम भी घटेगी। देन देयर विल बी डिक्रीज इन इनकम, कितना 5 टाइम्स ऑफ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, 5 टाइम ऑफ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। किसकी वजह से, ड्यू टू बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, है ना, इसकी वजह से ड्यू टू बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर की वजह से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 100 से घटी है तो आपकी इनकम 5 गुना घटेगी। अब आप वैल्यू पुट कर लो, कैसे कि k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी होता है, k का आपका आएगा 5, डेल्टा वाई रहने। अब डेल्टा आई के स्थान पे आप लिख दो -100 बिकॉज उसकी वैल्यू घटी है, तो 5 × -100 डेल्टा वाई क्या आ गया आपका
माइनस का 500 करोड़। ये लो जी, हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन काम करता है। इट मीन सिंपल सा मतलब है, अगर जितना पैसा इन्वेस्ट करा उससे जितने गुना इनकम होगी, तो पैसा हटाने से इनकम उतने गुना घट भी जाएगी। समझ में आ गया? हाँ जी। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर क्लियर है। आओ एक बार इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए ये नोट कर लो, चाहो तो एक काम करो, शायद नोट ना किया आप लोगों ने, ये लो यहां से इसको नोट कर लो, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर को। ये लो, चलो अब स्क्रीनिंग करते हैं एक बार। क्या लिखा है? मल्टीप्लायर वर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। मल्टीप्लायर एक्शन इज फॉरवर्ड कब होता है? व्हेन देयर इज अ मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जब इनकम काफी गुना बढ़ जाए उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। और बोलता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर मल्टीप्लायर एक्शन इज बैकवर्ड कब होता है? इफ देयर इज मल्टीपल डिक्रीज इन इनकम ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के घटने से अगर इनकम कई गुना घट जाए उसको बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बोलता है इन द इवेंट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन के इवेंट में क्या होगा? जो एडी कर्व है शिफ्ट अपवर्ड, वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम लेवल से, और बैकवर्ड वाले केस में एडी क्या होगा? शिफ्ट डाउनवर्ड, वो नीचे आ जाएगा इक्विलिब्रियम के लेवल से। द मल्टीप्लायर इज द सिमेट्रिक एंड वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन। सिमेट्रिक है और दोनों दिशाओं में काम करता है। इट मींस इट इज अ डबल एज वेपन, कि एक ऐसा हथियार है जिसके दोनों तरफ, ये एक ऐसा हथियार है जिसके दोनों ओर क्या है, मतलब एक तरफ चाकू एक तरफ बंदूक है, तो डबल एज वेपन है जो दो तरफ से, जो ऐसा वेपन जो दोनों तरफ से हथियार काम करता है। समझ में आ गया? कि बैकवर्ड होगा तो भी फिर कई गुना होगा, और अगर मतलब अच्छा होगा, वो लोग बोलते हैं ना कि अच्छों के लिए बहुत अच्छा हूं मैं और बुरों के लिए बहुत बुरा, वही वाली बात है कि अगर मल्टीप्लायर इंक्रीज है तो बहुत अच्छी बात है और डिक्रीज है तो फिर बहुत ज्यादा बुरी बात है। समझ में आ गया? इसलिए इसको डबल एज वेपन भी कहते हैं। तो यहां पर भाई साहब हमने पढ़ लिया मल्टीप्लायर के बारे में कि वो किस प्रकार काम करता है। चलिए, तो भाई साहब अब हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपका न्यूमेरिकल्स का टाइप 2 है। ठीक है, बट इसके बाद न्यूमेरिकल्स का टाइप 3 बचेगा, जिसके न्यूमेरिकल्स जिसका क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, वो लास्ट टाइप होगा। उसके क्वेश्चंस करने के बाद आप एग्जाम में जितना भी हार्ड न्यूमेरिकल आए आप कर लोगे। ठीक है, तो अभी अपन लोग जो है न्यूमेरिकल टाइप 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन है, आपको सब आते हैं, वो करने हैं। ठीक है, बस फॉर्मूले 2 है कि k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और k बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो, ट्राई पहले आप करोगे, देन फिर मैं कराऊंगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, फिर अपने आंसर को आप लोग मैच करो जल्दी से। हो गया? चलो भाई, अब इसको मैं करवाता हूं, देन आप लोग जो है मैच करना। इफ इनकम इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 600, देखो जो इनकम है बेटा वो 100 से बढ़कर 600 हो गई। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो आई है वो आपका 100 से बढ़कर 200 हो गया। तो क्या आप इससे डेल्टा आई निकाल लोगे? बताओ, 200 में से 100 गए, कितना आएगा आपका? 100। डेल्टा वाई निकाल लोगे? बताओ, 600 में 100 कितना आपका आएगा? 500। डेल्टा आई डेल्टा वाई निकालना है ना, इट मींस इनके बीच का गैप। 100 से 200 डेल्टा आई 100, 100 से 600 डेल्टा वाई 500। अब बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? तो k इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई 500, डेल्टा आई 100,
जी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 5, हो गया हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, पहला क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। यहाँ पे आपके पास आई और वाई की वैल्यूज गिवन थी, आपको बस मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी थी। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं कराऊंगा। बताओ अगर एमपीसी 0.75 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी करो। हो गया, देखो भाई बेटा एमपीसी कितना है 0.75, के का एक फॉर्मूला और होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.75, तो 1/0.25, 1 हटाया पॉइंट ऊपर आएगा तो 0.25, 100/25 आ गया 4। चलो जी के की वैल्यू आ गई 4, के की वैल्यू आ गई 4। बहुत सिंपल था बस फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी थी। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई करें जल्दी से, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो। 0.50 से मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। वैसे तो हमको पता है कि के का एक फॉर्मूला और होता है 1/MPS, वो भी सिंपल फॉर्मूला है कि के बराबर 1/MPS। लेकिन अगर आपको MPC से ही सॉल्व करना है तो यू नो दैट कि MPC प्लस MPS इनका सम होता है 1। MPC रहेगा ऐसे ही, MPS के स्थान पे लिखा 0.50 इज इक्वल टू 1, MPC रहेगा ऐसे ही 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 0.50। तो MPC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0.50, तो ये तो हमारे पास आ गई MPC की वैल्यू 0.50। अब आपके पास MPC की वैल्यू है, अब आप इससे के निकाल लो, कैसे आएगा जी, के का फॉर्मूला होता है क्या 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.50, तो 1/0.50 हटाओ पॉइंट लगाओ ऊपर 100, तो 100/50, यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू आ गई 2, इट इज योर आंसर। तो चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कि एमपीएस गिवन था और के की वैल्यू मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हम लोगों ने निकाल ली। नोट कर लो, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 या 8 क्वेश्चन है बस, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ एमपीएस एंड एमपीसी, बेटा एक को कर लो एमपीसी, पहला वाला कर लो एमपीसी। इफ एमपीसी एंड एमपीएस आर इक्वल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी और एमपीएस दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी अपने आप करो। हाँ भाई किया, चलिए अब इसको मैं करवाता हूं। बेटा देखो इट मींस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, क्वेश्चन में गिवन है जितना एमपीसी उतना एमपीएस। ये बात बताओ बच्चों, वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस का सम क्या होता है 1। एमपीसी के स्थान पर रखो एमपीसी, बताओ एमपीएस किसके बराबर है जी, एमपीएस एमपीसी के बराबर है। तो इस एमपीएस के स्थान पे मैं रख दूं एमपीसी, तो एमपीसी तो था ही आपका, प्लस इस एमपीएस के स्थान पे क्या आ गया एमपीसी, बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू 1। एमपीसी एमपीसी 2 एमपीसी इज इक्वल टू 1, एमपीसी रहेगा आपके ऐसे ही 1, ये 2 अपॉन में आ गया, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो गई 0.5। तो ये लो जी एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.5। अब बस के की वैल्यू में इसको पुट कर दो, के क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.50, तो 1/0.50 या 5 बात एक ही है, 5 मान लो, तो आपका जाएगा क्या जी, के की वैल्यू आपके पास आ गई 2, खत्म आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था, ठीक है, कुछ था नहीं इसके अंदर। चलिए जल्दी से आप इसको कीजिए, हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ इनकम इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 200, अगर इनकम 100 से बढ़ के 200 हो जाती है, क्यों, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है वो 50 से बढ़ के 100 हो गई, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू क्या होगी। एमपीसी छोड़ो, सबसे पहले आप निकालो के की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है, तो बताओ डेल्टा वाई कितना है, तो 200 में से कर दो -100, डेल्टा वाई 100 आ गया। डेल्टा आई कितना है, तो 100 में से गए 50, तो सॉरी 100 नहीं, बेटा काम करो, यहां पे ना करो 150, ठीक है ना, यहां पे इसे करो 150, 150 करो 150, मुझे चेक कर लूँ कोई क्वेश्चन ऐसा कैसा नहीं है, ठीक है हाँ बेटा उसको ना 150 करो 150, 50 से 150 तभी क्वेश्चन ठीक होगा, मतलब क्वेश्चन वो भी ठीक है लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो क्वेश्चन में आएगा। तो 50 से 150, तो यहां पे क्या होगा इस बार, ये होगा आपका 150 माइनस 50, क्या आ गया 100, ठीक है। तो डेल्टा वाई भी 100 आ गया और डेल्टा आई भी 100 आ गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 50 से बढ़ के 150, इनकम 100 से बढ़ के 200, डेल्टा वाई डेल्टा आई 100। अब निकालो के की वैल्यू, क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो के का के 100 अपॉन 100 जी, के की वैल्यू आ गई 1, के की वैल्यू क्या आ गई 1। अब के की वैल्यू को उसके दूसरे फॉर्मूले में पुट कर दो कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो 1 का 1 रहेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी ऐसे रहेगा। चलो भाई अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी तो क्या k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी रहेगा, ऐसे इज इक्वल टू 1। अब 1 का 1 रहने दो, ये एमपीसी उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का एमपीसी, और ये 1 इस साइड क्या बन जाएगा माइनस का 1, एक में से गया एक, 0 इज इक्वल टू एमपीसी, तो उसका आंसर आ गया 0, कि इस केस में जो एमपीसी है उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, कि इस केस में एमपीसी की वैल्यू होगी 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट, ठीक है, नोट कर लो बेटा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और 8 करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करो अपने आप, आपको टाइम दिया, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 7 करो। हो गया, ठीक है, मैं करवाता हूं। इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, अगर एमपीसी एमपीएस का 1/3 है, इट मींस एमपीसी क्या है, एमपीएस का 1/3 है, इट मींस एमपीएस को डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या बन जाएगा एमपीसी, कि इफ एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ, एमपीसी क्या हो गया एमपीएस का 1/3। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 3 यहां पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 MPC इज इक्वल टू MPS, ये तो बन जाएगा कि 3 MPC इज इक्वल टू MPS, कि अगर MPC क्या है MPS का 1/3, तो इसको मैं सॉल्व करो क्या बन जाएगा 3 MPC बराबर MPS, ठीक है। एक बच्चों बात बताओ, ये MPC प्लस MPS की वैल्यू क्या होती है 1। अब वैल्यू जरा पुट करो, MPC का MPC रहने दो, क्या मैं MPS के स्थान पे, इस MPS के स्थान पे 3 MPC लिखता हूं क्या, यस बिल्कुल, तो इज इक्वल टू 1, MPC प्लस 3 MPC 4 MPC इज इक्वल टू 1, MPC रहेगा आप कैसे 1 अपॉन में 4 जी, MPC की वैल्यू आ गई 0.25, तो MPC की वैल्यू निकाल ली। अब तो बस मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, कैसे आप जानते हो कि k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है, 1 अपॉन 1 माइनस 0.25 हो गया, तो 1 अपॉन 0.75 हो गया, k इज इक्वल टू आपका हो गया 100/75, k इज इक्वल टू आपका हो गया 4/3, k की वैल्यू हो गई 1.33, ये लो जी, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1.33, यहां भी आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बताओ इतनी बात क्लियर है, हाँ जी इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 करो। बोलता है अगर एमपीसी क्या है, एमपीएस का 4 टाइम है, 4 गुना है, और अगर इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से बढ़ गई तो इनकम कितने से बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से बढ़ गई, काम करो पहले निकालो के की वैल्यू।
एमपीसी क्या है 4 टाइम ऑफ एमपीएस, इट मींस एमपीसी क्या है 4 टाइम ऑफ एमपीएस, कि अगर एमपीएस की मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो एमपीसी आ जाएगा। अब जरा देखो बच्चों, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है इज इक्वल टू 1। एमपीसी का एमपीसी, एमपीएस के स्थान पे, एमपीएस के स्थान पे, सॉरी क्या लिखते मैंने यहां पे, हाँ, इफ एमपीसी इज 4 टाइम ऑफ, हाँ सही है, अगर एमपीसी क्या है एमपीएस का 4 करो तो इस बार क्या होगा, इस बार होगा एमपीसी के स्थान पे लिखूंगा मैं क्या, यहां करो एमपीसी क्या है 4 एमपीएस लिखा मैंने, 4 एमपीएस प्लस अपना एमपीएस ऐसे रहेगा, एमपीएस का एमपीएस, ये कुछ नहीं हटा दो उसको, इज इक्वल टू 1, 4 और 1 5 एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीएस का एमपीएस 1/5 आ गया बड़ा, एमपीएस की वैल्यू आ गई आपकी 0.2 है ना, एमपीएस की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.2। अब एक बात बताओ, अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी क्या होगा 0.8, बिकॉज इन दोनों का सम क्या होता है 1। अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी होगा 0.8। अब निकालो के की वैल्यू, के क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.2, 0.8 आएगा, 1/0.2, ये लोग के की वैल्यू आपकी आ गई 5, के की वैल्यू क्या आ गई 5 भाई, एमपीसी की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू आ गई। अब बताओ क्या निकालना है, इंक्रीज इन इनकम, के क्या होता है अगला फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के की वैल्यू क्या आ गई 5, डेल्टा वाई तो निकालना है, डेल्टा आई क्या है हमारा 100 की मल्टीप्लाई 5 से 500 बराबर डेल्टा वाई आ गया मेरा आंसर, है ना, 500 बराबर डेल्टा वाई हो गया मेरा आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो, देखो बच्चे वाले क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस थोड़ा मैथमेटिकली दिमाग लगाना है, हो जाएगा, इतना हुआ क्वेश्चन नहीं है कि मैं इसको काफी डीप में काफी टाइम लेकर एक्सप्लेन करूं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है और आपको करना है, वो क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है। क्वेश्चन ये रहा कि अगर इनकम इज मोर, इफ एमपीसी इज मोर देन एमपीएस, अगर एमपीसी की वैल्यू एमपीएस से ज्यादा है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए। हाँ जी, ट्राई किया क्या, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका लॉजिकली है, एक तरीका एग्जाम्पल बना कर दिया। पहले करते हैं एग्जाम्पल वाला, बोल रहा है अगर इनकम, इफ इनकम, एमपीसी इनकम तो नहीं आएगा, इफ एमपीसी, बस ये हटाओ, इनकम नहीं आएगा, इफ एमपीसी, अगर आपको इनकम की वजह से कंफ्यूजन हुई हो और तब आपने सवाल सॉल्व ना किया हो तो एक काम करो, अभी भी वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व कर लो, ये मत बोलना भैया आपने गलत दिया था, अभी भी वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज कर लो, अभी भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से, इनकम वर्ड नहीं आएगा वहां पे, वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो अभी भी। हाँ जी हुआ। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो एग्जाम्पल वैल्यू पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एमपीसी इज मोर देन एमपीएस, एमपीसी एमपीएस से ज्यादा है, तो मैंने मान लिया कि एमपीएस 0.25 है और एमपीसी मेरा मान लिया, ऐसा मान लो एमपीएस 0.2 है और ये मेरा 0.80 है, एमपीसी क्या है 0.2, 0.80 है, क्योंकि एमपीसी क्या है एमपीएस से, तो मैंने कोई वैल्यू मान ली, ठीक है। अब एक काम करो, अब निकालो के की वैल्यू, तो के क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, के की वैल्यू आ गई 5। अब देखो, अब इसके तो 2 आंसर बन रहे हैं, इक्वल टू 5, कि क्या पता के 5 हो या फिर इक्वल टू तो होगा नहीं, अगर 2 भी नहीं हो गया फिर क्या मोर देन 2 हो, क्योंकि 5 क्या है तो 2 से ज्यादा भी है और 5 भी है। तो इसको चेक करने का हम पे एक तरीका और, देखो मैंने जानबूझ के वैल्यू ली कि अगर आप क्या पता आप पेपर में इन वैल्यूज को लेकर करो तो आप फिर डी ऑप्शन को भी लगा सकते हो। अब नालायक को 5 आया है, उसके लिए ऑप्शन ए भी तो हो सकता है मोर देन 2,
ये थोड़ी कि वैल्यू हमेशा 5 ही होगी, ये तो हमने ये वैल्यूज ली इसलिए 5 आया। मान लो मैं वैल्यू लेता 0.25 0.75 तो कुछ और आता। तो देखो इसको सॉल्व करने का जो लॉजिकल तरीका है, जो प्रैक्टिकल तरीका है, हम उस पर आते हैं। ठीक है, इसको बता रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने का सही तरीका है, हम एक बार उस पर आते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के हम सही मेथड पे आते हैं। देखो भाई, इफ एमपीसी इज मोर देन एमपीएस, अगर एमपीसी क्या है, एमपीएस से ज्यादा। इफ एमपीसी इज मोर देन एमपीएस, अगर एमपीसी क्या है, एमपीएस से ज्यादा। तो मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, पहले मोर देन है, हटाओ मोर देन। पहले बात बताओ, अगर एमपीसी और एमपीएस बराबर हो, अगर एमपीसी और एमपीएस बराबर हो तब के की वैल्यू क्या आती है बताओ। अगर आपको याद हो हमने ऐसा क्वेश्चन करा है कि अगर एमपीसी और एमपीएस बराबर हो ना, तो देख लो ध्यान से बेटा, के की वैल्यू 2 आती है। देखो एमपीसी एंड एमपीएस आर इक्वल, अगर इक्वल हो तो के की वैल्यू 2 आती है। तो सुनो भाई, यहां पे अगर बराबर होता है तो के की वैल्यू आती है 2, अगर बराबर होता है तो के की वैल्यू आती है 2। अब मेरी बात सुनो, लेकिन है क्या, एमपीसी क्या है, ज्यादा, और एमपीएस क्या है, कम। अब मेरी बात सुनो, एमपीसी और के बीच, लास्ट क्लास, एमपीसी और के बीच संबंध कैसा होता है, पॉजिटिव। पता आप लोगों को कि एमपीसी बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ती है, एमपीसी घटेगा तो के की वैल्यू घटेगी। और एमपीएस और के बीच जो संबंध होता है बच्चों वो होता है नेगेटिव, कि अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के की वैल्यू कम होगी, एमपीएस घटेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी। लास्ट क्लास याद कर लो, हमने एमपीसी, एमपीएस और इनके साथ के संबंध को पढ़ा था। अब देखो, अगर एमपीसी और एमपीएस बराबर है तो के की वैल्यू 2 आती है। मान लो 0.50 ये, 0.50 ये, तो के की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन मान लो एमपीएस 0.49 है, थोड़ा कम है, और एमपीसी 0.51 है, थोड़ा ज्यादा है। अगर एमपीएस क्या है 0.51 थोड़ा कम, और ज्यादा, और एमपीएस क्या है 0.49 थोड़ा कम, तो के की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज क्वेश्चन तो यही है ना कि अगर एमपीसी क्या है, एमपीएस से ज्यादा, तो के की वैल्यू क्या होगी। सुनो, तो एमपीएस क्या हो रहा है, इस वाले केस से इस वाले केस पे आ रहा हूं, पहले बराबर थे, अब क्या हो रहा है, एमपीएस बढ़ रहा है। देखो अब एमपीएस एमपीसी एमपीसी, इस वाले केस से इस वाले केस पे आ रहा हूं, पहले क्या था, दोनों बराबर थे, अब क्या हो रहा है, देखो एमपीसी पहले 0.50 था, अब क्या हो गया 0.51, तो एमपीसी मेरा बड़ा, एमपीसी मेरा बड़ा। अगर एमपीसी बढ़ता है तो के की वैल्यू बढ़ती है। इट मींस जब एमपीसी 0.50 था तब के की वैल्यू 2 थी, जब एमपीसी 0.50 था तब के की वैल्यू 2 थी, और अगर एमपीसी 0.51 हो गया, थोड़ा बढ़ गया, तो के की वैल्यू बढ़ेगी। इट मींस के की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, समझे। और देखो एमपीएस पे आओ, एमपीएस क्या था 0.50, अब क्या हो गया 0.49, एमपीएस घट गया। एक बात बताओ, एमपीएस जब घटता है तब के क्या होता है बताओ, एमपीएस और के में संबंध नेगेटिव है, जब एमपीएस घटता है ना तब के बढ़ता है। देखो एमपीएस घटता है, इट मींस अगर एमपीएस घटा तो के मेरा बढ़ेगा, के मेरा बढ़ेगा। अब ध्यान दो, एमपीएस क्या था पहले 0.50, अब क्या हो गया 0.49, एमपीएस क्या था 0.50, अब क्या होगा 49। जब एमपीएस 0.50 था तब के की वैल्यू क्या थी 2, अब एमपीएस घट गया तो के बढ़ता है। जब एमपीएस 0.50 था तब वैल्यू 2 थी, अब एमपीएस घटेगा तो के बढ़ेगा, तो के की वैल्यू क्या होगी 2 से बढ़ेगी, 2 से ज्यादा होगी। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, लेस देन 2 नहीं, इक्वल टू 2। ये क्या होता है, ये तब होता है जब एमपीसी और एमपीएस बराबर हो। ठीक है, लेस देन 2 पता कब होगा, पहले वो चलो छोड़ो, इक्वल टू 5 कब होता है, ये तो आपने भी देखा पीछे, जब एमपीसी मेरा क्या हो 0.80। तो ना तो सी आंसर है ना डी आंसर है। अब बचा
ना तो बी आंसर क्या बच गया मोर देन 2। और देखो ये शो भी तो हो रहा है कि 2 से ज्यादा तो ज्यादा कि एमपीएस क्या है 0.51 0.49 एमपीसी ज्यादा एमपीएस कम एमपीसी ज्यादा एमपीएस कम तो क्या की वैल्यू 2 से ज्यादा तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे लेस देन 2 कब होगा इसका उल्टा कर दो 2 से ज्यादा कब है जब एमपीसी ज्यादा एमपीएस कम और 2 से कम कब होगा जब एमपीसी होगा कम एमपीएस होगा ज्यादा। ठीक है तो याद रखो ये ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा ए मोर देन 2। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है तो बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है उसके रीजन ये लिखे इक्वल टू कब होगा तब होगा 5 कब होगा तब होगा और लेस देन 2 कब होगा तब होगा तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका मोर देन 2। समझ में आया कि नहीं आया भाई थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा। इनके बीच रिलेशन को ध्यान रखो जब बराबर थे तब वैल्यू 2 थी एमपीसी बढ़ गया तो फिर के की वैल्यू भी बढ़ेगी 2 से बड़े ज्यादा होगी। ये नहीं पूछा कितनी होगी क्योंकि जब एमपीसी और एमपीएस की प्रॉपर वैल्यूज नहीं गिवन कि एमपीसी कितना है एमपीएस कितना बस ये बोल दिया कि एमपीसी एमपीएस से ज्यादा है जब इनकी प्रॉपर वैल्यूज नहीं गिवन तो फिर मल्टीप्लायर की भी प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी बस ये बोल दिया कि एमपीसी ज्यादा है तो के की वैल्यू भी ज्यादा होगी एमपीसी कम है तो के की वैल्यू कम होगी। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो गया ए मोर देन 2। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका था बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे और बहुत सारे बच्चे इक्वल टू 5 लगा के आए थे जो कि आंसर गलत था तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा मोर देन 2। अच्छा क्वेश्चन देने वाला यस क्वेश्चन तो अच्छा था। चलिए तो यहां पे हमारी बात होती है समाप्त। यहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं खत्म। बड़ा अगली क्लास में न्यूमेरिकल टाइप नंबर 3 शुरू करेंगे जहां पर मैं इक्विलिब्रियम वाला न्यूमेरिकल लास्ट टाइप है उनमें कुछ इक्विलिब्रियम वाले होंगे न्यूमेरिकल उनको स्टार्ट करूंगा और फिर हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे और फिर इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट छोटा सा पार्ट बचेगा डेफिशिएंट डिमांड वाला और एक्सेस डिमांड वाला। ठीक है बच्चों तो बड़ा मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है बट बेटा एग्जाम आ चुके हैं तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच बाय बाय गॉड ब्लेस यू टेक केयर।